Assalamualaikum. This is me Fahad Islam and today we are going to study about the branches of chemistry. First of all हम देखेंगे physical chemistry. Physical chemistry क्या है? It is the branch of chemistry that deal किसके साथ करती है? Relationship. किस किस में रिलेशनशिप between composition and physical properties. Physical properties of matter. Physical chemistry, it is a branch of chemistry that deals with the relationship किस का? Composition and physical properties of matter. Matter क्या है हमारे पास? Matter की मोस्टली स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन को हम पहले के लेक्चर में देख चुके हैं. कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन के मुताबिक जो भी हमारे पास मैटर है, जो सब्सटेंस है, वो किस किस चीज से कंपोज की गई है. यहाँ वाटर की मिसाल देखी थी, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन शामिल है. इस तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है जो फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हैं. इसकी वो प्रॉपर्टीज उसकी फिजिकल स्टेट से रिलेट कर रही हो. फॉर एग्जांपल स्मेल, शेप, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ये वो स्टेट्स है जो फिजिकल स्टेट से रिलेट कर रही है और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डील करते हैं. इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो मैटर की स्टेट है, डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके ऊपर जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का या रेडिएशन का, उसको भी डील करते हैं. अब हम देखेंगे इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी किसको करना है हमने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने स्टडी करना है. ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन. क्या है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन से मुराद है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन. तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी का नाम है. इसके अलावा एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स की स्टडी का नाम है. पहले हाइड्रोकार्बन देखते हैं. हाइड्रोकार्बन हमारे पास में तीन मेन हाइड्रोकार्बन हैं: अल्केन एंड अल्काइन. अल्केन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड पाया जाता है. फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. अल्कीन में डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2. इसी तरह अल्काइन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. हमारे पास मेन तीन हाइड्रोकार्बन है. अब इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जिसका हम देख रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन के नेक्स्ट डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी अगर है अल्केन हमारे पास आ गया है मीथेन CH4. अब ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन. अब यहां पर अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, ये आ गया. अब यहां से अगर हम इसका एक हाइड्रोजन, कोई सा हाइड्रोजन रिमूव करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दें. फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन से हैं? अल्कोहल हो गया, ईस्टर, ईथर, अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड. ये सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है. तो कोई भी अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें, फॉर एग्जांपल अल्कोहल का OH अगर हम इसके ऊपर लगा दें, तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव. ये बन जाएगा, ये हमारे पास मीथेन. और जब हमने फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया तो ये बन जाएगा मिथानॉल. तो ये मिथानॉल क्या है? इसका मीथेन का डेरिवेटिव है. तो इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स के साथ उनके डेरिवेटिव्स को.
नेक्स्ट हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको? ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसमें हम जितने भी पाए जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड सभी को हम स्टडी करते हैं, सिर्फ उनके एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स, इनके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उन तमाम को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। जो हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इनके अलावा जितने भी बाकी हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसके अलावा जितने भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर्स, composition and reactions of substances। बायोकेमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस को डील करते हैं, बट कहां पर करते हैं? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स, कॉम्पोजिशन और रिएक्शंस को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोहाइड्रेट देखें, कार्बोहाइड्रेट सिंपल है, हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज हमारी डाइट में मौजूद है। जब हम इस डाइट से इनटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर रिएक्शंस करता है और रिएक्शंस करके ये हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी प्लस कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। तो ये ग्लूकोज जब जाता है बॉडी में तो मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो इन रिएक्शन से ये हमें एटीपी देता है, एनर्जी जो होती है, और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट हम एक्सक्रीट कर देते हैं। और जो एनर्जी है उसको हमारा बॉडी जो है मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। हमारे जिस्म को इवन कि जब हम रेस्ट में भी होते हैं तब भी हमें इसको एनर्जी की जरूरत होती है मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन, रिएक्शन है इंसानी सब के अंदर, उनको हम बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री के वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, जिसमें हम वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को डील करते हैं। किस लेवल पर? एट कमर्शियल स्केल। जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को डील करते हैं एट कमर्शियल स्केल पर। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब कौन से केमिकल कंपाउंड की हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो हमारे पास मुख्य वजह हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, एटीसी। इस तरह मुख्तलिफ हमने केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। अब ये कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर करने क्यों, इनकी जरूरत क्यों होती है? इन कंपाउंड्स को हमने मुख्तलिफ डिफरेंट जो है हमारे पास इंडस्ट्रीज है वहां पर इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया को हम फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन है, क्लोरीन जो होता है हमारे पास अपने वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह अक्सर स्विमिंग पूल की क्लोरीनेशन की जाती है तो जो भी वाटर के अंदर जम्स वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए उसके उनमें क्लोरीन ऐड की जाती है, तो उसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन का प्रोसेस। इस तरह जितने भी हमारे पास हैं
केमिकल कंपाउंड्स को किसी ना किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए, किसी दूसरी इंडस्ट्री के यूज के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी। किसको स्टडी करना है हमने? एक रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने देखना है रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और इसकी प्रॉपर्टीज। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल यूरेनियम, एस्टाटीन, ये हमारे पास मुख्तलिफ क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हाईली अनस्टेबल होते क्यों हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हाईली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करते हैं। एमिट कंटिन्यूअसली। तो ये जो है कंटिन्यूअसली ना रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं। क्यों रेडिएशन एमिट करते हैं? ताकि ये स्टेबल हो जाए, टू अटेन स्टेबिलिटी। ये हमारे पास है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्योंकि इनकी एनर्जी हाई होती है तो ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन को एमिट करते हैं, खारिज करते हैं। ये खारिज क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए। तो जो रेडिएशन को एमिट करने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस रेडिएशन एमिट करने के प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर प्रोसेसिंग है, मोस्टली फिशन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है, ट्रांसम्यूटेशन है। ये हमारे पास न्यूक्लियर प्रोसेसिंग है। इनको हम देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिविटी है ये हमारे पास मेडिकल में भी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि रेडियोथेरेपी है जो कि ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हम डील करते हैं इसके साथ effect of human activities on environment। हम दो चीजों को डील कर रहे हैं, एक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा effect of human activities on environment। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कंपोनेंट्स। कंपोनेंट हमारे पास जो एनवायरनमेंट के या तो वो लिविंग हो सकते हैं और नॉन लिविंग। लिविंग में कौन से आ जाते हैं? ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, एडिटिव। ये वगैरह हमारे पास है लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अलावा नॉन लिविंग कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, पीएच। ये हमारे पास है नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट आ जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। अब हमें देखना है इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। इफेक्ट क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज का? फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडस्ट्री है, उससे कोई कंटामिनेटेड वाटर लीक हो रहा है तो क्या करेगा? वाटर पोल्यूशन को काज करेगा। इसी तरह जो जहरीली गैसें हैं तो उनको खारिज करते हैं तो वो हमारी हवा में शामिल हो रही है और हवा को भी वो नुकसान पहुंचा रही है। इसी तरह वो जो गैसें खारिज की जाती हैं ऊपर जाकर हमारी जो है ओजोन की लेयर उससे रिएक्ट करके उसमें होल्स क्रिएट कर रही है। ओजोन की लेयर क्या है? वो हमारे पास जितनी भी सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उसको रोकती है ओजोन लेयर। तो इन जहरीली गैसों की वजह से ओजोन लेयर में मुख्तलिफ किस्म के होल्स क्रिएट हो रहे हैं जिससे जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे तक पहुंच रही है, जो वो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज, खासतौर पर स्किन कैंसर वगैरह की वो डिजीज काज करती है। अब हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ये भी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं और देखते हैं किसको, एक तो हम सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन, और दूसरा एनालिसिस ऑफ सैंपल। कोई भी हमारे पास सैंपल है उसकी हमने एक तो सेपरेशन करनी, दूसरा एनालिसिस टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। जो सैंपल है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसकी सेपरेशन करेंगे और उसके एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस यहां तो हमारे पास हो जाएंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें वो क्या प्रोवाइड करता है? आइडेंटिटी। जो भी हमारे पास सैंपल है उसकी आइडेंटिटी, मीन उसकी कॉम्पोजिशन, कि कौन कौन सी चीजें उसकी कॉम्पोजिशन में शामिल है। ये हम देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जो बस क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हमें इसकी प्रोवाइड करता है अमाउंट ऑफ ईच सब्सटेंस। ये हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं हमारे पास एक सैंपल मौजूद है ग्लूकोज का, ग्लूकोज। अब जो होगा इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें वो प्रोवाइड करेगा इसकी आइडेंटिटी कि कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से मौजूद हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये इनको सेपरेट करके हमें बताया कि एक कार्बन मौजूद है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसमें हम देखेंगे कि कार्बन कितने मौजूद है? 6 एटम। हाइड्रोजन कितने मौजूद है? 12 एटम। ऑक्सीजन के 6 एटम। ये हम देखेंगे इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।